नमस्कार दोस्तों। रोज सुबह ट्रंप उठता है, भारत को गाली देता है, भारत को और ऊटपटांग कहता है और उसके बाद में जाकर के दूसरे काम में लग जाता है। अब वो भारत को गाली भी दे रहा है और पाकिस्तान की बड़ाई भी कर रहा है। पाकिस्तान को वो शुक्रिया भी अदा कर रहा है। वो चाइना को आंख दिखाता है, वो तमाम और देशों को आंख दिखाता है, मगर हर देश से उसको जवाब मिल जाता है। लेकिन भारत चुप है, मौन है। उधर योगी राज में एक ठग आता है, उत्तर प्रदेश में ठगी करता है, एमओयू साइन करता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है और उसके बाद में झोला उठाता है, निकल लेता है। योगी आदित्यनाथ विधानसभा में चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि औरंगजेब की प्रशंसा करने वाले अबू आजमी को हमारे यहां भेज दो, हम इलाज कर देंगे। और ये वही योगी है जो संसद में भल भल आंसू बहा रहा था, रो रहा था। जी हां, कमोबेश यही है। और उसके बाद उनके तमाम नेता इसी तरीके से काम कर रहे हैं। मणिपुर जल रहा है, मर रहा है, वहां पर जो भी बीभत्स घटनाएं हो रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अंबानी के वंतारा में एंजॉय कर रहा है। एक मजबूत शीशे की दीवार के दूसरे तरफ से शेर से लाड़ भिड़ा रहा है। खुद को नेहरू के बराबर दिखाने की कोशिश कर रहा है। नेहरू शेर को हाथ से खिलाते थे, इंदिरा गांधी शेर के शावकों को हाथ से खिलाती थी, नरेंद्र मोदी दूर से खिलाता है। जी हां, क्योंकि वो डरता है। इसी पर आपसे बात करूंगा। जिस तरह के हालात बन गए हैं देश में, वो आप लगातार देख रहे हैं। हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गया था और ट्रंप सरकार, अब की बार ट्रंप सरकार, फिर से ट्रंप सरकार, ये नारे लगवा रहा था। और जब वो ये नारे लगवा रहा था तो ट्रंप को अपना सबसे पक्का यार बता रहा था। ट्रंप को भारत बुलाता है, गुजरात बुलाता है, दिल्ली बुलाता है और उसकी सम्मान में बिछ जाता है। लेकिन जब ट्रंप सच में अब की बार आ जाता है तो वो आते ही कहता है कि भारत पर टैरिफ लगेगा। उसके बाद प्रधानमंत्री को यानी नरेंद्र मोदी को आमंत्रित तक नहीं करता है। फिर भी हमारे प्रधानमंत्री वहां पहुंच जाते हैं और जब जाते हैं तो उनको रिसीव नहीं करता है। फिर जब वो अंदर पहुंच जाते हैं तो उनके मुंह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है कि हम भारत पर यह टैरिफ लगाएंगे। और यही नहीं, भारत को, चूंकि ब्रिक्स देश जो है उनको वो धूर्त और न जाने क्या क्या कहता है, उन्हें भिखारी देश कहता है और उसमें भारत अगुआ है। अब आप समझ लीजिए, जिसमें अगुआ हो उसमें यह स्थिति है। निश्चित रूप से शर्मनाक हालात थे, लेकिन प्रधानमंत्री हमारा मुस्कुरा देता है। भारत के नागरिकों को हथकड़ियों बेड़ियों में बांध कर भारत में फेंक दिया जाता है, हमारा प्रधानमंत्री मुस्कुराता है, हां हां मिलाता है। बहरहाल अब तो ट्रंप ने अपनी संसद के भीतर कह दिया कि वो 2 अप्रैल से भारत पर टैरिफ लगाने जा रहे हैं और 100% टैरिफ लगाएंगे। आप सोचिए, भारत पर 100% टैरिफ लगाएंगे, कोई बात नहीं। तो भारत क्या कर रहा है? भारत टैरिफ को कम कर रहा है। जो 115% था वो सिर्फ 15% कर दिया और एलन मस्क की गाड़ी भारत में उतर गई। क्यों?
क्योंकि गौतम अडानी फंसा हुआ है, वो रुआसा इधर उधर घूम रहा है, उसको आसरा नहीं मिल रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। यह है बात है। उधर यही काम वो चीन के साथ करता है। तो चीन कहता है हम किसी चीज से डरते नहीं है, ये ट्रेड वार करनी है तो कर लीजिए और सीधे लड़ाई लड़नी है तो लड़ लीजिए, हम दोनों के लिए तैयार हैं, आखिरी दम तक लड़ेंगे। उधर कनाडा कहता है हम आपसे कोई डरते नहीं है, हम बिकाऊ नहीं है, आप जितना टैरिफ लगाओगे उतना ही हमसे पाओगे, और वो भी 100% टैरिफ लगा देता है। यूरोपियन कंट्रीज कई इसी तरह का जवाब देते हैं, तो उधर मेक्सिको भी इसी तरीके से जवाब दे देता है। तो लगातार ट्रंप को छोटे बड़े देश जवाब दे रहे हैं, लेकिन भारत है डरा हुआ है। क्यों? क्योंकि 140-45 करोड़ का देश, इतनी ताकतवर देश, और उसमें यह हिम्मत नहीं है। जब यह हिम्मत ना हो तब आता है तो हमारा प्रधानमंत्री कर क्या रहा है। हमारा प्रधानमंत्री वंतारा में घूम रहा है और उसी में खुश है। वो इसी में खुश है कि अंबानी ने एक अवैध जंगल बना लिया है, एक जू बना लिया है, परमिशन रिफाइनरी की है और जू चला रहा है। और प्रधानमंत्री के लिए सबसे अच्छा अवसर था कि शेर के पास थे। कौन से शेर? जो एक मजबूत बुलेट प्रूफ शीशे के दूसरी तरफ था। तो लग रहा था प्रधानमंत्री तो शेर से खेल रहे हैं, लेकिन असल में वो शेर प्रधानमंत्री से खेल रहा था। यह स्थिति है। उधर आदित्यनाथ के पास 2022 में एक ठग आता है, ठगों का पूरा राज चल रहा है। आपने देखे होंगे, पीएमओ का कोई अधिकारी बन जाता है, कोई पीएमओ का अफसर बनता है, कोई प्रधानमंत्री का पीए बनता है, कोई अमित शाह का पीए बनता है, कोई कुछ और बनता है, और इस तरह से फर्जी बैंक, फर्जी जो है अदालतें, फर्जी और सब कुछ फर्जी, फर्जी ईडी, सब चल रहा है। तो उसी में एक ठग यूपी पहुंचता है और यूपी में वो योगी आदित्यनाथ से सौदा करता है। योगी आदित्यनाथ उसके साथ समझौते करते हैं और 13,000 करोड़ के समझौते कर डालते हैं। बाद में पता चलता है अब कि अरे वो तो फर्जी था, और जो फर्जी था उसके साथ इतनी बड़ी बड़ी डील कैसे हो गई, क्या कर रही थी योगी की पुलिस, योगी का इंटेलिजेंस, योगी का और तमाम तंत्र? कोई जवाब नहीं। क्यों? क्योंकि योगी तो कहीं और व्यस्त थे। उन्हें तो नफरत फैलानी थी, झूठ बोलना था, दंगे फसाद करने थे, उन्हें मस्जिदें तलाशनी थी, उन्हें तमाम जिलों के नाम बदलने थे, तमाम स्थानों के नाम बदलने थे, क्योंकि नफरत भरी है। उर्दू से उन्हें नफरत है। वे भूल जाते हैं उन्हीं की सुषमा स्वराज, जो बहुत बड़ी नेता थी, वो जाती थी दुनिया के तमाम देशों में, तो कहीं उर्दू में बोलती थी, कहीं हिंदी में बोलती थी, कहीं अंग्रेजी में बोलती थी, संसद में भी एक बेहतरीन प्रस्तुति देती थी। और आज उन्हीं की पार्टी में उस उर्दू को बताया जा रहा है जैसे विदेशी भाषा हो। इसको लेकर के तमाम विषय खड़े हो रहे हैं। हालात तो यह है कि राजस्थान में शिक्षा मंत्री एक स्कूल में उर्दू के नाम रखने से एक कार्यक्रम को लेकर विफर जाता है, और वो अकबर को रेपिस्ट बता देता है, अत्याचारी बता देता है, लुटेरा बता देता है। जब वो यह बताता है तो यह नहीं कह पाता कि उसी के राजस्थान के राजपूतों ने, राजपूत राजाओं ने
1 दर्जन राजाओं ने अपनी बेटियां अकबर को ही दी थी कि आप अपने हरम में रखो, आप अपनी पत्नी बना के रखो। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, कोई भी रखो, रख लो। अब बताओ कि यदि वो रेपिस्ट था, वो लुटेरा था, तो क्यों दे रहे थे? सवाल का जवाब दे दीजिए दिलावर साहब, शिक्षा मंत्री हैं आप। क्योंकि शिक्षा ही नहीं है, बस मंत्री ही मंत्री है। उधर आदित्यनाथ, जो खुद को योगी कहता है, नफरत के तमाम बोल बोलता है। कभी संभल मस्जिद को लेके कुछ बोलेगा, कभी ज्ञानवापी को कुछ लेके बोलेगा, कभी ताजमहल को लेके कुछ बोलेगा, कभी किसी और मस्जिद को लेकर के या मंदिर को लेकर के तमाम तरह की बातें करेगा। और जब इस तरह करेगा और फिर दंगे फसाद करने वालों के साथ खड़ा होगा, तो वो विधानसभा में कहता है सपा के नेता को, जिन्होंने कहा कि औरंगजेब एक अच्छा शासक था, उसके लिए कहा कि उसे यूपी ले आओ, हम इलाज कर देंगे। तो साहब, यूपी आ जाएंगे, आप इलाज कर देंगे, बड़ी अच्छी बात आपने कही। तो इलाज कैसे करें? उसी तरह जैसे 2007 में आपका इलाज मुलायम सिंह यादव ने किया था और आप संसद के भीतर भर भर के रोए थे, इतना रोए थे 11 मिनट तक कि उस समय की कांग्रेस की सरकार ने आपको प्रोटेक्शन दिया था। उस समय के लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी आपके साथ खड़े हुए थे। तो क्या कहेंगे आप? असल में आप जब ये नफरत फैलाते हैं तो इसी तरह की बातें होती, और इसी कड़ी में कि जिस तरह से आपने नफरत फैलाई है और ये किया है, उसी क्रम में ठगी के क्रम चल रहे हैं, झूठ बोले जा रहे हैं, डर आपका नजर आ रहा है, क्योंकि आपने इस देश में इसी तरीके से माहौल बनाया है कि आपको डर लगे। मोदी न धन्यवाद कर सकते हैं, ना कुछ और कर सकते हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि अब बोफोर्स मामले में हमारी मदद कीजिए, हम अभी फिर जांच करना चाहते हैं। भारत सरकार का 250 करोड़ रुपया खर्च करा दिया बीपी सिंह ने, चंद्रशेखर ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने और सबने, और उसके बाद जांच नतीजे में आया शून्य, आया कि कोई गड़बड़ नहीं हुई। अब साहब ये खेल चल रहे हैं, अब किताबें लिखवाई जा रही हैं, राजीव गांधी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही। कर लीजिए, वो तो इस दुनिया में नहीं, लेकिन यह जरूर सत्य है कि आपके भ्रष्टाचार सबके सामने। विपक्ष जब सवाल उठाता है तो डर लगता है, लेकिन सीखने वाला है लोकतंत्र क्या होता है। सर्बिया की संसद में वहां के विपक्षी सदस्यों ने सरकार की नीतियों से नाराज होने पर संसद के परिसर के अंदर, सदन के अंदर स्मोक बम छोड़ा और उसके जरिए संदेश दिया कि हम आपसे कितना नाराज हैं। इसी तरह इजराइल में भी हुआ, लेकिन भारत के नागरिकों में ना तो इतनी दम है और न भारत की सरकार में कि वो ये बर्दाश्त कर सके। यहां तो देशद्रोही बता देंगे, और ये देशद्रोही बहुत ज्यादा खेलते हैं। अब इसी का नतीजा है कि जो देशद्रोही इनके पास आ जाता है वो राष्ट्रवादी बन जाता है और उसे क्लीन चिट मिल जाती है। जो बाहर रहता है वो देशद्रोही कहलाता है। ये इनका चरित्र है। तो असली देशद्रोही कौन है, आप पहचान लीजिए। जय।